नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल और एसपी एजुकेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की क्लास हमारी जारी है और पेट की एग्जामिनेशन है, पेट का एग्जाम भी है। वहाँ भी पॉलिटी आपको मालूम ही है कितना ज़बरदस्त तरीके से पूछ रहा है। तो पॉलिटी के संदर्भ में आज हमारा जो अगला टॉपिक है, जो अब तक हमारी क्लास चली है, तो वो टॉपिक है संविधान का भाग 2। अब संविधान का भाग 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका संबंध है हमारे देश की नागरिकता से, भारत की नागरिकता से संबंध है। अनुच्छेद 5 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, फ्रॉम 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है ये हमारे नागरिकता का इसमें प्रावधान किया गया है। हम अनुच्छेद 5 से 11 ऐसे लिखें तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आइए समझते हैं नागरिकता है क्या, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका विधिक प्रावधान क्या है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ बातों का जो विशेष तौर पर ख्याल किए जाने योग्य है, ध्यान दिए जाने योग्य है, वो यह है कि सबसे पहले आप जानिए नागरिकता क्या है। नागरिकता की बहुत सी डिफिनेशंस दी गई है, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ डिफिनेशन उसमें से क्या निकल कर आएगी। एक नागरिक कौन है? नागरिक वो है जिसने राज्य की संप्रभुता को धारण किए हुए है। नागरिक वो है जिसके अंदर किसी राज्य की संप्रभुता निवास करती है। उसे कई प्रकार के या विशिष्ट प्रकार के अधिकार हैं जो अन्यों को नहीं है, उसे विशिष्ट प्रकार के अधिकार हैं। तो एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता का हकदार है या उसके अंदर संप्रभुता है, उसे विशिष्ट प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं जो अन्य व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो उसे जो ये विशेषाधिकार प्राप्त है, यही उसकी नागरिकता है। नागरिकता एक तरह का विशेष अधिकार है। अलग अलग पॉलिटी के विद्वान इसकी अलग अलग परिभाषाएं जरूर देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपको इसकी परिभाषाएं मिलेंगी। लेकिन पॉलिटी की क्लास में आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह जानना चाहिए कि एक विशेष अधिकार है, स्पेशल राइट टू स्पेशल पीपुल, स्पेशल विशेष अधिकार है विशेष लोगों को। ये विशेष लोग कौन है? वही है जो उस देश के निर्माण में महती भूमिका निभाए हैं, जो उस देश की मिट्टी से जुड़े हैं, जिसने उस देश को अपना समझा, उसके सुख दुख में उसके साथ चलने की कोशिश किया। एक बहुत अच्छी पंक्ति है इसी नागरिकता के लिए, देशभक्ति के लिए, हिंदी की पंक्ति है। एक वृक्ष में आग लग जाती है लेकिन उसके पक्षी वृक्ष को छोड़कर नहीं जाते। वो वृक्ष के साथ जलने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस वृक्ष ने हमारे लिए क्या किया है, हमें क्या दिया है। एक राष्ट्र के संपर्क में, एक राष्ट्र के संबंध में एक नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसे नागरिकता का बोध कैसे होना चाहिए, इसको दो पंक्तियों में किसी कवि ने बहुत बेहतरीन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। आग लगी इस वृक्ष को, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। तो पंछियों ने क्या जवाब दिया? जो नागरिक है, सपोज करिएगा आग लगे इस वृक्ष में, राष्ट्र रूपी वृक्ष में अगर समस्या है, संकट है, तो आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, अगर ये जल रहा है चारों तरफ से, संकटमय है, मुसीबतग्रस्त है, तो प्रश्न उसके सामने कहा गया, नागरिकों के सामने एक किसी ने प्रश्न किया कि तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। एक व्यक्ति चाहे तो अपने देश की नागरिकता छोड़ सकता है, कहीं और जा सकता है। तो एक नागरिक होने के नाते उसने क्या कहा? फल खाए इस वृक्ष के, पीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ।
फिर से सुनिए, आग लगे इस वृक्ष को जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। उसने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। राष्ट्र के निर्माण में जिसकी अहम भूमिका है, जो उसके सुख दुख के साथ जुड़ा है, जो उसके आदर्शों को धारण किए हुए है, वही उस देश का नागरिक है। उसे ही कुछ विशेष तरह के अधिकार दिए जा सकते हैं और दिए जाते हैं, और ऐसे अधिकार को धारण करना ही नागरिकता है। तो नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है। दोस्तों, उसी नागरिकता के संबंध में आज हम संविधान का भाग 2, जिसका शीर्षक है नागरिकता, उसे पढ़ेंगे। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका उल्लेख है नागरिकता का। इसे हम मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। 5 से 11 तक के अनुच्छेद को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग, 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है, इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। एक बात है इसमें कि नागरिकता का अर्जन लिखा गया है। इसमें नागरिकता का अर्जन कैसे होता है, प्राप्ति कैसे होता है, कौन भारत का नागरिक है, समझिएगा। एक पार्ट इसका है नागरिकता का अर्जन, जिसका संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8। समझिएगा, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 का संबंध नागरिकता के अर्जन से है। दूसरी तरफ इसका दूसरा पार्ट भी है, पार्ट 2 है इसका, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है नागरिकता का त्याग या नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कुछ और नहीं बल्कि अनुच्छेद 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 9 का संबंध किससे है, तो नागरिकता के समाप्ति से। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है संसद की नागरिकता के संबंध में, संसद की नागरिकता के संबंध में उपबंध, संसद की नागरिकता के संबंध में उपबंध। संसद की नागरिकता के संबंध में उपबंध, और ये अनुच्छेद कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ये अनुच्छेद 10 और 11 से संबंधित है। अनुच्छेद 10 एवं अनुच्छेद 11 से संबंधित है। तो कुल मैंने कहा कि 3 भागों में हम बांट कर पढ़ सकते हैं। एक अभी मैंने कहा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है कि नागरिकता की समाप्ति दूसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट क्या है इसका, संसद की नागरिकता के संबंध में शक्ति। उपबंध की जगह हम शक्ति लिख लें और आसान रहेगा आपको समझने में। नागरिकता के संबंध में शक्ति, अनुच्छेद 10 एवं 11 बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझिए। इन 2 अनुच्छेदों के माध्यम से हम एक चीज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जो नागरिकता के संबंध में 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, उनमें 3 प्रकृति के प्रावधान है, 3 नेचर्स ऑफ प्रोविजंस। वो नेचर क्या है? पहला नेचर है नागरिकता का अर्जन, दूसरा नेचर है नागरिकता की समाप्ति, और तीसरा क्या है? संसद की नागरिकता के संबंध में शक्ति। अब इस पहले तो हमने नागरिकता और अनुच्छेद लिखा, फिर उसको 3 भागों में बांटा। अब नागरिकता के अर्जन की जहां तक बात है, आइए देखते हैं पहला वाला मुद्दा जिसे हम कह रहे हैं नागरिकता का अर्जन। नागरिकता का अर्जन, ये समझिए। इसमें जो अनुच्छेद हमारे हैं वो सबसे पहले अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, एक एक करके हम पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 7 तथा लास्ट अनुच्छेद 8, ये हमारे कुल अनुच्छेद हैं नागरिकता के अर्जन के संबंध में, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। इसके पहले कि हम नागरिकता के अर्जन के संबंध में पढ़ें, कुछ सामान्य बातें पढ़ते हैं। सामान्य बातों की समझ होनी बहुत जरूरी है। जैसे
दुनिया में अलग अलग तरह के नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। भारत में भी एक विशेष तरह का प्रावधान है। भारत में नागरिकता के जो प्रावधान है वो है एकल नागरिकता का प्रावधान। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां संघ का भी व्यक्ति नागरिक है, एट द सेम टाइम वो राज्यों का भी नागरिक है, यानी संघ का भी नागरिक, राज्यों का भी नागरिक। भारत के संबंध में ऐसा नहीं है। भारत में केवल राज्यों की नागरिकता है। अब केवल राज्यों की नागरिकता का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक कहलाएगा, उत्तर प्रदेश का नहीं, बिहार बंगाल का नहीं, बिहार बंगाल का नागरिक नहीं, बंगाल बिहार का निवासी कहलाएगा। वो तमिलनाडु का निवासी होगा, जम्मू कश्मीर का निवासी होगा। वो भारत के किसी भी राज्य का आज की तारीख में केवल निवासी है, लेकिन नागरिक हिंदुस्तान का है, भारत का है। उसको सिंगल सिटीजनशिप प्राप्त है, दैट्स सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग है और संघ की नागरिकता अलग है। राज्य की नागरिकता क्या है? अगर कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का है और वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक प्रोविंस है, एक राज्य है, आपको मालूम है, तो वो व्यक्ति कैलिफोर्निया की नागरिकता भी धारण करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता भी धारण करेगा। यहां तक कि अमेरिका का जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, तो ऐसे व्यक्ति के पास तिहरी नागरिकता है। तिहरी नागरिकता, वो तिहरी नागरिकता क्या है भाई? वो यूएसए का भी नागरिक है, वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक है और वो वॉशिंगटन डीसी का भी नागरिक है। लेकिन ओवरऑल अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक केंद्र की नागरिकता यानी संघ की और दूसरे राज्य की। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक ही नागरिकता है और वो क्या है? भारत की नागरिकता, किसी प्रांत की नागरिकता नहीं है। तो एक तो बात आपने ये समझा। दूसरी बात समझिए, किसी भी क्षेत्र में जैसे कोई भी एरिया है, आइए यहां पे समझते हैं, कोई भी एक क्षेत्र है, इस गोले को, सर्किल को समझिएगा। इस क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि ये कोई राष्ट्र है, कोई भी देश है, इस देश में कितने तरह के लोग रह सकते हैं? मान लीजिए कोई ये देश है, इस देश में कितने तरह के लोग रह सकते हैं? ऑब्वियसली एक ऐसा होगा व्यक्ति जो यहां का नागरिक होगा, उस राष्ट्र का नागरिक रह सकता है। एक तरह का ऐसा व्यक्ति होगा जो विदेशी मूल का होगा, जो विदेशी व्यक्ति होगा, मूल नहीं विदेशी व्यक्ति होगा, जो भारत में कारोबार के लिए, घूमने के लिए, अन्य शोध आदि के लिए आया होगा, पढ़ने आया होगा, है विदेशी नागरिक, भारत में रह रहा है। भारत में अगर मान लीजिए राष्ट्र भारत ही है, ये राष्ट्र भारत मान लीजिए, इस यहाँ पे कितने तरह के लोग रहते होंगे भाई? एक तो ऐसा वर्ग है लोगों का, एक ऐसा समूह है जिसे भारत का नागरिकता प्राप्त है, एक ऐसा समूह जो विदेशी है। भारत में विदेशी लोग भी रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शरणार्थी हैं, शरणार्थी हैं। उन्हें अपने भी देश से भगा दिया गया है। वो जो जहां निवास करते थे वहां से ही भाग गए, वहां भी उनकी नागरिकता समाप्त थी, समझो। वो अपने कहीं के नागरिक कभी थे और अभी हो सकते हैं वहां के नागरिक हो, लेकिन वो अभी भारत में क्या है? शरण लिए हुए, शरणार्थी हैं। बहुत से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अन्य अफगानी, बहुत कुछ है जो आए हैं क्या? शरणार्थी के रूप में हिंदुस्तान चले आए। एक ऐसा वर्ग भी हो सकता है, एक ऐसा भी वर्ग हो सकता है जिसको किसी की कहीं की नागरिकता प्राप्त ना हो, मतलब गैर नागरिक व्यक्ति, जैसे भगोड़ा व्यक्ति, तो समझ करिए गैर नागरिक व्यक्ति, इसको कहीं की नागरिकता नहीं होगी। ये जो शरणार्थी है ना, शरणार्थी, ये कहीं का नागरिक होगा, उसे भगाया गया है। रोहिंग्या बर्मा के नागरिक हैं, अर्ध नागरिक नागरिकता, कुछ उसे अधिकार है लेकिन भगा दिया गया। गैर नागरिक वो होगा जिसे ना भारत की नागरिकता प्राप्त है, ना दुनिया किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है। जैसे तस्लीमा नसरीन, वो बांग्लादेश की थी, नागरिकता समाप्त हुई बांग्लादेश की, वहां से भागकर हिंदुस्तान चली आई, उनकी कहीं की नागरिकता नहीं है। आज भी इंडिया की नागरिकता उनके पास नहीं है। तो एक चीज क्या आपने देखा
एक देश के अंतर्गत कई प्रकृति के लोग रह सकते हैं। एक नागरिक भी रह सकता है, विदेशी भी रह सकता है, शरणार्थी भी रह सकता है, और क्या, गैर नागरिक भी रह सकता है। अब ऐसे लोग किसी एक देश के अंतर्गत रह सकते हैं। उसमें से हमारा चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है? नागरिक के बारे में। कौन नागरिक है? वो जिसके पास स्पेशल राइट्स हैं। विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वो भारत में निवास करे, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अधिवास, लंबे समय तक अधिवास करके भी प्राप्त कर सकता है, रजिस्ट्रेशन से प्राप्त कर सकता है, पंजीकरण द्वारा। शरणार्थी और गैर नागरिकों को भी इस तरह के अधिकार दिए जा सकते हैं इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा। कौन कौन सी प्रक्रिया किसके ऊपर अप्लाई होगी, इसकी भी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे, अभी इसी क्लास में करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय भारत अभी आजादी हुआ था। आपको मालूम है 1946 में ही हमारी संविधान सभा का गठन हो गया और 47 में हम आजाद हुए। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को फाइनली स्वीकृत किया गया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब उस संविधान में उस समय के परिस्थितियों के आधार पर, उस संविधान में उस समय के परिस्थितियों के आधार पर संविधान निर्माताओं ने क्या किया? नागरिकता का प्रावधान कर दिया। लो भैया अभी कर देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अभी कर देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि 1949 में ही संविधान तैयार हो गया और जो कुछ भी संविधान में प्रावधान किया गया वो तो भाई 49 तक ही प्रावधान है। भविष्य में क्या होगा क्या जानता है? कौन जानता है? न जाने कौन कौन बाहर से आएंगे जाएंगे, जैसा कि हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन उस समय संविधान निर्माताओं ने जो संविधान के अंतर्गत नागरिकता का प्रोविजन किया उसको 3 भागों में, उसके 3 भाग दिखाई देते हैं। एक भाग तो दिखाई ये देता है कि यार अभी अभी आपको मैंने बताया कि एक तो दिखाई देता है कि नागरिकता के अर्जन के तरीके क्या होंगे, बता दिया है उस समय, तत्काल उस समय। दूसरा दिखा दिया नागरिकता की समाप्ति के तरीके क्या है। और उस समय एक जो महत्वपूर्ण बात हुई, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये हुआ कि संसद को नागरिकता के संबंध में शक्ति दे दी गई और ये अनन्य शक्ति दी गई है। इसकी चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में। माने हमारे संविधान निर्माता कोई ऐसे वैसे लोग तो थे नहीं ना। आज के जो ढेर सारे हमारे सांसद महोदय हैं जिनमें योग्यता कितने लोगों के पास है ये तो आपको मालूम ही होगा। कितने सांसद आज हमारे योग्य हैं, क्योंकि आप अगर उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो 50% से ज्यादा सांसद तो ऐसे हैं जिनकी योग्यता पर आप ऐसे ही प्रश्न लगा सकते हैं। और उनमें कई तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के केसेस हैं। शर्म की बात है, वेरी शेमफुल, जिनके ऊपर हत्या, लूट, बलात्कार के भी चार्जेस हैं। ऐसे हमारे सांसद महोदय हैं। तो वो देश के लिए आज क्या नियम बनाएंगे आप इसके बारे में तो कल्पना कर ही सकते हैं। लेकिन उस समय के हमारे संविधान निर्माता जो दूरदृष्टा कितने हैं समझिए। वो इतने दूरदृष्टा है क्योंकि उनको मालूम था कि जो 1949 में संविधान बना या बन जाएगा, उस संविधान में नागरिकता का कुछ ऐसा प्रावधान अगर कर दिया जाए जो कठोर हो, इतना कठोर कि उसे परिवर्तन न हो, तो फिर तो आगे समस्या हो जाएगी देश के साथ। इसीलिए उन्होंने संसद को अनन्य शक्ति दे दी कि संसद समय के साथ जो उचित समझेगा वैसा नागरिकता के संबंध में प्रावधान बनाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब इसकी डिटेल चर्चा हम एक एक कर करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले नागरिकता का अर्जन क्या है। भाई नागरिकता का ये अर्जन क्या है? तो नागरिकता के अर्जन की बात हम अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया, जरा इसको आप समझिएगा बहुत अच्छे से। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया, यानी एक चीज तो आपने याद कर लिया। अनुच्छेद 5 में कहा गया अधिवास के द्वारा नागरिकता की चर्चा। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, किसके द्वारा भाई? यहां पे लिखा है ना, तो ये है अधिवास। अधिवास के द्वारा नागरिकता की चर्चा। अधिवास के द्वारा नागरिकता की चर्चा, इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद 5 क्या कहता है? नागरिकता के अर्जन, जो पहला भाग है इसका मैंने बताया, उसमें क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में कहता है नागरिकता के अर्जन कैसे होगा? अधिवास के द्वारा होगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है भारत का नागरिक होगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो देश की आजादी के समय भारत में निवास करता है वो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। ये तो सिंपल बात कहता है भाई। संविधान तो 46 से 49 तक बना है ना, तो जब 46 से 49 के बीच हमारा संविधान बना है तो उसमें क्या कहा गया कि देखो भाई, अभी आजादी के पहले ही संविधान का गठन हो गया, बनना शुरू हो गया है। तो ये कहा गया कि आजादी के पहले जितने लोग भारत में रह रहे हैं, अधिवास कर रहे हैं, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन शर्त रखी गई, कंडीशन। कौन भाई? मान ली एक दिन पहले आ गया वो भी नागरिक हो जाएगा क्या? या 6 महीना पहले आ गया तो नागरिक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। कैसे होगा? ये बड़ी बात है। तो देखिए बात, 3 बात कंडीशन रखा गया। अधिवास के आधार पर नहीं तक कहा गया कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। पहला क्या कहा गया? अधिवास वाले मुद्दे पे कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। कहा गया अनुच्छेद 5 का कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसका जन्म कहाँ हुआ हो? कि उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ। अब भारत का राज्य क्षेत्र किसको माना जाएगा जानते हैं? भारत का जो राज्य क्षेत्र है किसको माना जाएगा? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो भारत का क्षेत्र है उसे ही भारत का राज्य क्षेत्र माना गया है। तो क्या कहा गया इसमें कि अधिवास के आधार पर नागरिकता की चर्चा के दौरान कहा गया कि जिसका जन्म कहां हुआ हो? भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, पहला शर्त, वो नागरिक कहलाएगा। दूसरा कहा गया कि अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो उसके माता पिता का अगर हुआ है, समझिएगा, उसके माता पिता का अगर हुआ है ना भारतीय क्षेत्र में जन्म, उसको भी मान लिया जाएगा। और एक चीज और कहा गया कि वह संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो। ये नहीं कि 2 महीना 6 महीना पहले आ गया, 5 वर्ष तक। कॉन्सेप्ट पड़ेगा कितना? वो 5 वर्षों तक कहा क्या हो? 5 वर्षों तक भारत का निवास किया हो स्वतंत्रता से पहले। बात समझ में आया ना आपको? 3 बात। अधिवास के आधार पर कौन भारत का नागरिक होगा? जो 3 शर्तों में से कोई एक तो पूरा करेगा। क्या भाई? वो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या हो? जन्मा हो। अगर वो नहीं जन्मा तो उसके माता पिता जन्मा हो। और एक बात और है, या फिर वो 5 साल पहले से, कितने साल पहले से? 5 साल पहले उसका जन्म ना हुआ है चलेगा, उसके माई बाप का जन्म भी ना हुआ हो चलेगा, लेकिन वो 5 साल पहले से क्या हो रहा हो? यहां पे निवास कर रहा हो। समझे ना? यही बात है। 5 साल पहले से अगर यहां निवास कर रहा होगा तो ही जान लीजिए उसको भारत का नागरिकता उस समय मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई? आगे ध्यान दीजिए। अब दूसरा पॉइंट क्या था? पाकिस्तान से प्रव्रजन कर भारत आए। यहां पे अनुच्छेद 6 है, आइए इसको देखते हैं, मिटा के इसको समझते हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत क्लियर समझिएगा। अनुच्छेद 5 अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए। आए मतलब आव्रजन। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। कैसे नागरिकता? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए ना, उनके संबंध में माइग्रेशन करके आए, उनके संबंध में नागरिकता का उपबंध किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में किया गया है। आजादी के दौरान जब भारत का विभाजन हुआ, उसके मालूम है आपको, विभाजन होकर पाकिस्तान बना, तो दोनों तरफ से लोग इधर उधर आए गए। और क्या इसका दुर्गति हुआ वो तो एक किसी चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे ही। यहां पर पाकिस्तान से बहुत से लोग भाग के भारत आ गए। भाई वहां से हिंदू ज्यादातर भाग के हिंदू आए यहां पर, यहां से बहुत से मुसलमान वहां गए। तो वहां से जो लोग भाग के आए तो उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान तो होगा ना कि भाई हमारे देश में आए हैं। पहले तो पूरा देश ही अपना था, अब पाकिस्तान नया देश बन गया, तो अब वहां से जो लोग हिंदुस्तान आए हैं उनके बारे में कुछ नागरिकता मिलनी चाहिए ना, क्योंकि वहां के सब हिंदू, सिख और बहुत से लोग वहां से भाग के आए थे जाति के, धर्म के। कुछ तो पाकिस्तान के मुसलमान भी आ गए थे हिंदुस्तान में, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा अपवाद हो सकता है, व्यवहार में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान से भारत आए लोग जो हैं उनके संबंध में नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में दिया गया है। इसका लिए एक टाइम लाइन रखा गया
कि भाई देखिए क्या हुआ, जैसे लोगों को पता चला कि 15 अगस्त 1947 को दो देश अस्तित्व में आ जाएंगे, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान की बात चला ना, तो जून से पहले मार्च 1947 से ही लोग बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिए। मार्च से कुछ लोग तो 46 में निकल गए थे, 1946 से ही कुछ लोग निकल गए। कहां निकल गए? कुछ लोग चले गए पाकिस्तान से भारत भागने लगे, कुछ भारत से पाकिस्तान जाने लगे। 47 में तो ये बहुत तेजी से आवागमन बढ़ गया। आजादी के 1-2 साल तक चलता रहा, बड़ा तेजी से लोग भागते रहे। कितना मारकाट हुआ वो तो आपको कहानी मालूम है होगा, लेकिन लोग भागते रहे, इधर से उधर आते रहे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो पाकिस्तान से भारत आए लोग, ठीक, पाकिस्तान से जो भारत आए उनके नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है अनुच्छेद कौन से में है? 6 अनुच्छेद में। और इसमें क्या कहा गया? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, समझिए 19 जुलाई 1948 का ही टाइम याद रखिएगा। इसी डेट तक जितने लोग आ गए ना पाकिस्तान से हिंदुस्तान, उनके लिए कोनो रोक टोक नहीं था, खुला था एकदम, रास्ता खुला, कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, ना इधर कोई चेक करने वाला ना उधर कोई चेक करने वाला। लेकिन यही तारीख 19 जुलाई 1948 है। इसी तारीख के बाद सब बदल गया समीकरण। यही तारीख को 19 जुलाई 1948 को इसी तारीख से परमिट की व्यवस्था कर दिया गया। किसकी? परमिट, समझिएगा, परमिट की व्यवस्था, परमिट की व्यवस्था कर दी गई। अब तुम जाना होगा ना, जिसको पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान, उसको परमिट लेना पड़ेगा। तो ये डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 तक जो लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 19 जुलाई की तिथि को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इसके बाद एक अनुमति पत्र, परमिट लेकर ही आना जाना पड़ता था, तभी आप आ जा सकते थे। तो जो लोग इस दौरान भारत आ गए उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। किस आर्टिकल के तहत? 6 आर्टिकल। अब आर्टिकल 7 क्या है इसको समझिए। कुछ ऐसे लोग थे जो भारत से भाग के कहां गए? पाकिस्तान गए। कुछ ऐसे भाई लोग थे जिनको ये लगा कि हमारा पाकिस्तान बट गया है, अब हमारे लिए अमन चैन का वतन पाकिस्तान होगा, वहां रहेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, कई लोगों को भ्रम हो जाता है। वो भाग के हिंदुस्तान से कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान को लगा जाएंगे तो लोग बहुत गले लगाएंगे, आया है अपना भाई, भाईजान आया है, भाईजान, ऐसा सोच के लोग गए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वहां जाने के बाद उनको मुहाजिद कहे सब, तो मुहाजिद है, भारत से भाग के आया है। और उनका दुर्गति जो हुआ कि उसमें से बहुत से लोग भागकर फिर कहां आ गए? भाग के फिर से हिंदुस्तान चले आए। माने हिंदुस्तान से गए थे, अब फिर हिंदुस्तान भाग के चले आए। अब ऐसे लोगों के बारे में आप सोचिए तो, हिंदुस्तान से गए थे भाग के, आप फिर हिंदुस्तान वापस चले आए। ऐसे लोग अब कहां जाएंगे? वही धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। सोचे थे जाएंगे पाकिस्तान, वहां अपना लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में कोई अपनाया नहीं, तो हुआ क्या? वापस भाग के हिंदुस्तान आना पड़ा। अब जानते हैं इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान एक बहुत अजीबोगरीब घटना घटी। जो लोग पाकिस्तान गए थे ना भारत से, अब वहां पाकिस्तान से तो भारत से तो पाकिस्तान चले गए, उसी समय पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे। तो जो लोग घर और खाली करके गए थे थोड़ा बहुत, उधर से जो लोग आए थे पाकिस्तान से, बस गए उसी में, छका लिए लोग, अपना डेरा बना लिए। कहां जाएंगे? उनके पास भी तो समस्या है। अब दोबारा क्या हुआ? उधर से जब भाग के यही लोग आ रहे हैं जो अभी गए थे, चाचा लोग जो वापस आ रहे हैं, उनका घर तो कोई और ले लिया है। तुम छोड़ के गए कहां थे? पता चला कि अब क्या करें? सरकार के पास, इनके पास, उनके पास, कि भैया हम तो, हमारा ही तो था, हम तो, तुम गए कहां थे? बताओ, ये हमारा है, ले लिया है, तो ले तो नहीं लेगा, वो तो आया था वहां से भाग करके, आप क्यों चले गए थे? तो ऐसे लोग जो, समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, जो भारत से, समझिएगा, जो भारत से कहां गए? भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से घूम के कहां चले आए? भारत आ गए। ऐसे लोगों के नागरिकता के संबंध में
का निर्णय होगा। तो एक बात कहा गया कि वापस आए हो तो पक्का कर लो कि एकदम इस बार बसने ही आए हो ना, ऐसा तो नहीं कि बीच में फिर मौका मिला तो भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर संदेह है हमको। तो ऐसे लोग भाई क्या कर सकते हैं, अब तो भाग के आए हैं, तो ठीक है आए हो भारत में तो अब अस्थाई रूप से बसने आए हो ना, हाँ ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कहा गया कि जो लोग, आर्टिकल 7 में कहा गया कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं और फिर पाकिस्तान से भारत लौट आए हैं, इन लोगों को नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन किस आर्टिकल तहत? आर्टिकल 6 के तहत दी जाएगी। क्या कि फाइनली क्या हुआ, पाकिस्तान से तो वापस आ रहा है, और इसमें भी क्या है, पाकिस्तान से भारत आया, गया तो भारत से था लेकिन आ गया पाकिस्तान से, चलो भाई माफ करो इसको दे दो। तो ऐसे लोगों को भी क्या हुआ, अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दे दी गई। अब आर्टिकल 8 की हम बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 8 की बात करते हैं, बड़ा मजेदार है। बहुत समय से, माने बहुत पहले से लोग भारत के कहां रहते हैं, भारत के लोग बहुत पहले से विदेशों में कमाने जाते थे, अन्य गतिविधियों के लिए लोग जाते थे। अंग्रेजी बहुत लोगों को पकड़ के गिरमिटिया मजदूर के रूप में कहां ले गया, अमेरिका ले गया, अफ्रीका ले गया, मॉरिशस और तमाम दुनिया भर के देश में ले गया, खेती का किसानी करवाने ले गया ना। लेकिन वो लोग कहां के थे, वो लोग भारतीय मूल के थे। अब वो लोग को भारत का नागरिकता चाहिए, अगर चाहिए होगा तो कैसे मिलेगा, है कि नहीं एक बात कि भाई अगर जो लोग भारत से किसी समय भारत से बाहर चले गए, अगर वो फिर से भारत की नागरिकता चाहते हैं तो कैसे मिलेगी भाई, उनको भारत की नागरिकता चाहिए ना, तो कैसे चाहिए, कैसे होगा? तो विदेशी मूल के भारतीय लोग हैं तो भारत के, अब विदेशी मूल के हो गए, या फिर भारतीय मूल के विदेशी लोग, ऐसे कहो तो ज्यादा, भारतीय मूल कहां है उनका, भारत में है, और अब विदेशों में बस गए हैं। तो भारतीय मूल के जो विदेशी लोग हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? अपने रूट से जुड़ना चाहे, अपने फिर से गांव आना चाहते हैं, फिर से भारत आना चाहते हैं, उनका बच्चा आना चाहता है, उनका पोता परपोता आना चाहता है, तो उनको नागरिकता चाहिए ना। तो ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 8 इसी का प्रावधान करता है कि भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक हैं उनके संबंध में जो प्रावधान किया गया हो, किसमें किया गया है, वो अनुच्छेद 8 में किया गया। तो अनुच्छेद 6 में क्या है, अधिवास के द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान से आए हुए लोगों के संबंध में नागरिकता, यानी भारत पाकिस्तान से भारत आव्रजन करने वाले। अनुच्छेद 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भाग के भारत चले आए, उनके लिए नागरिकता। और अनुच्छेद 8 में क्या है, तो विदेशी मूल यानी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, कौन सा मूल है, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, यानी विदेशी नागरिक तो विदेशी हो गए होंगे, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए क्या है, संविधान में जो है इनके लिए भी भारत के नागरिक बनने का अवसर दिया गया था अनुच्छेद 8 के द्वारा। तो ये जो 4 अनुच्छेद आपने देखा, ये चारों अनुच्छेदों का मूल संबंध क्या है, वो मूल संबंध है कि वो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। भारतीय मूल के नागरिकों में से उन्हीं को नागरिकता मिलेगी जिनके नाना नानी, दादा दादी, पापा मम्मी, जो भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अगर वो कभी भारत के नागरिक रहे हो तो उनके बेटे बेटियों का होगा, उनके बेटे बेटियों को नागरिकता दिया जा सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 8 का प्रावधान किया गया। देखो आपके परीक्षा में क्या पूछेगा, बहुत पूछेगा तो सुमेलित कर दे, सुमेलित करिए, बड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाएगा। तो एक तरफ दे देगा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, दूसरी तरफ दे देगा प्रावधान। 5 में क्या है, अधिवास के आधार पर नागरिकता। 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। और 8 में क्या है, भारतीय मूल के विदेशी लोगों के संबंध में नागरिकता। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे देखिए, एक बार पीछे पढ़ के देखिए यहां पर। तो भाग 1 तो ये हो गया, इसका मतलब भाग 2 में इसको 3 खंड करके हम पढ़े। पहला खंड नागरिकता का अर्जन 5, 6, 7, 8। अब दूसरा इसका क्या हम उपखंड देख रहे हैं, अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति। तो देखिएगा इसका नागरिकता की समाप्ति कॉन्सेप्ट पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, तो अनुच्छेद 9। क्लियर है ना, अनुच्छेद 9
नागरिकता की समाप्ति। अब इसको ध्यान से देखिए, नागरिकता की समाप्ति के संबंध में जो आपका अनुच्छेद 9 है उसमें क्या कहा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा वो भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगा। क्या कहा गया है? छोड़ने का कोई दरकार नहीं है। आपने जैसे किसी अन्य देश की नागरिकता पकड़ी, यहां की नागरिकता छूटी, यानी कि जैसे ही एक नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा वैसे ही वो भारत की नागरिकता से स्वतः क्या होगा? वंचित हो जाएगा। किसमें कहा गया है? नागरिकता की समाप्ति के संबंध में अधिकार के तहत। तो आर्टिकल 9 का प्रोविजन सीधे तौर पर किसका है कि कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति होगी। तो इसमें कहा गया है, फिर से समझिएगा, कहा गया है कि स्वेच्छा से जब कोई भी नागरिक भारत का अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता को स्वीकार करता है तो उसका स्वतः ही क्या होगा? अनुच्छेद 5, 6 और 8 के तहत जो उसे नागरिकता दी गई थी वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? यही अनुच्छेद 9 में कहा गया। इस संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है, जो भाग तीसरा, जो खंड 3 इसका था, मैंने कहा था नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में संसद की शक्ति, संसद की शक्ति, नागरिकता के संबंध में संसद की शक्ति, इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो 2 तरह का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 क्या है तो देखिएगा कि अनुच्छेद 10 और ये क्या है? अनुच्छेद 11। कौन सा पढ़िए, आपके लिए समझना क्या है इसमें, ये देखिएगा। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति नागरिक बना रहेगा जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 के प्रावधानों के अनुसार भारत का नागरिक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 5 से 8 तक नागरिकता का प्रावधान है प्राप्त होने का। तो जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत का नागरिक है, कौन सा पकड़िएगा, भारत का क्या है? नागरिक है, नागरिक है। फिर से समझिए, जो व्यक्ति अनुच्छेद 10 में बात कही गई है कि जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 तक के प्रावधानों के अंतर्गत भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक बना रहेगा। इज इट राइट? स्वेच्छा से छोड़ दे तो अलग बात है, वैसे वे बना रहेगा। संसद चाहे जो भी अधिनियम बनाए, आप इस तरह समझिए। अब इसको चलिए पुस्तकीय भाषा में समझते हैं। तो क्या है? अनुच्छेद 5 से 8 तक के प्रावधानों के अंतर्गत, यानी कि 5, 6, 7, 8 प्रावधानों के अनुसार भारत का नागरिक है, जो नागरिक है, जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 8 तक के प्रावधानों के अंतर्गत भारत का नागरिक है, वह आगे क्या लिखा है? वह संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधि के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा। जो 5 से 8 तक के प्रावधानों के अंतर्गत भारत का नागरिक है वह व्यक्ति संसद अगर कोई भी अन्य प्रावधान बनाए तो उस प्रावधान का यदि वो अनुपालन कर रहा हो तो उस अनुपालन करने के दौरान वह नागरिक बना रहेगा। इज इट राइट? मतलब संसद द्वारा अगर उस संबंध में कोई विधि, कोई नियम बनाया जाए तो वो उसको फुलफिल करना चाहिए, उस क्राइटेरिया को भी उसे फुलफिल करना होगा, तभी वो क्या होगा? भारत का नागरिक रहेगा। यानी संसद को अधिकार दे दिया गया कि वो नागरिकता के संबंध में कोई भी अधिनियम बना सके। और अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि नागरिकता के संबंध में संसद को विधि बनाने का अनन्य शक्ति है, अनन्य अधिकार है। ये मतलब संसद की, समझिएगा, संसद की एक तरह से अनन्य शक्ति का, संसद की अनन्य शक्ति नागरिकता के संबंध में प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद बताइए? तो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? कौन सा पढ़ेगा? नागरिकता से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद के पास होगी।
नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति किसके पास होगी? तो वो संसद के पास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो संसद भाई, जो भी ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता के संबंध में कोई भी अनुच्छेद बना सकता है, कोई भी अधिनियम बना सकता है, और उस अधिनियम को चुनौती नहीं दी जाएगी न्यायपालिका में, क्योंकि उसको अनन्य शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, वह उसे चुनौती नहीं दी जाएगी। ऐसा प्रोविजन है कि उसको अनन्य शक्ति है अधिनियम बनाने की। हालांकि अभी आपने देखा कि सीए के संबंध में लोग कोर्ट में चुनौती दिए, क्योंकि समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कह दिया कि किसी भी संसद द्वारा बनाई गई किसी भी अधिनियम अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता हो, मूल ढांचे के संविधान का हनन करता हो, तो वो न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर नहीं होगा। इसलिए अब तो कोई भी वाद न्यायपालिका सुन सकती है जो इस दायरे में आता होगा। अन्यथा संसद को नागरिकता के संबंध में अनन्य शक्ति प्रदान की गई है नागरिकता के संबंध में कोई भी विधि बनाने के संबंध में। इसी अधिनियम का मतलब अनुच्छेद 10 और 11 से, विशेषतः अनुच्छेद 11 से शक्ति प्राप्त करते हुए भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। कौन सा पढ़ेगा? 1955, बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 11 से शक्ति प्राप्त कर अनुच्छेद 11 से शक्ति प्राप्त कर नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 भारत के संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में बनाया गया पहला अधिनियम है। ऐसा क्यों हुआ भाई? अब तो आना जाना भारत पाकिस्तान से लगभग क्या हो गया? पूरा हो गया था मोटा मोटा जो विभाजन के बाद। तो अब एक अधिनियम की ऐसी जरूरत पड़ी जिसमें डिसाइड किया जाए कि भारत में नागरिकता का अब अर्जन का, नागरिकता की समाप्ति आज का तरीका क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसको पूरे बात को हम दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक, नागरिकता की प्राप्ति क्या तरीका क्या होगा, नागरिकता अर्जन का तरीका या के तरीके क्या होंगे, एक तो ये समझ लीजिए। और दूसरा, नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, ये समझिएगा। एक तो नागरिकता के अर्जन कैसे होंगे, अर्जन के तरीके, और दूसरे क्या बताया गया कि नागरिकता के समाप्ति के तरीके क्या होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो नागरिकता के अर्जन के तरीके हैं उसको 5 भागों में बांटा गया। एक कहा गया जन्म के आधार पर, दूसरा कहा गया वंश के आधार पर। कॉन्सेप्ट पड़ेगा, एक क्या है जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा क्या है पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर। कॉन्सेप्ट पड़ेगा, एक क्या है जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा क्या है पंजीकरण के आधार पर, और पांचवा क्या है बेटा? देखिए 1 2 3 4 और पांचवा क्या है? तो वो है अधिग्रहण के आधार पे। अधिग्रहण, इसको अधिग्रहण भी कह सकते हैं और इसे अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको कहते हैं राज्य के समावेश द्वारा, अधिग्रहण या राज्य के समावेश द्वारा। अब ये क्या है भाई? तो ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति जो भारत में जन्म लेगा, उसके माता पिता भारतीय हो लेकिन वो भारत में जन्म लेगा, समझिएगा, उसको भारत की क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। तो पहला तो है सबसे पहले जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता। कहा गया कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? 26 जनवरी 1950, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म क्या है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है ना, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसमें ये बात कही गई थी। दूसरा कहा गया था जिसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो भारत के में ही जन्मे, भारत के नागरिक हैं, उनको वंश के आधार पर ऑटोमेटिक क्या होती है? भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो ऐसे लोग क्या है, यहाँ पे वंश के आधार पर नागरिकता है।
तीसरा कंडीशन क्या है कि पंजीकरण के आधार पे, जैसे विदेशी व्यक्ति है वो भारत में रहे, भारत में आवेदन करे कि वो भारत की नागरिकता चाहता है, भारतीय मूल का विदेशी व्यक्ति नागरिक करे कि वो भारत का नागरिकता चाहता है, वो शर्तों को पूरा करेगा तो पंजीकरण के द्वारा क्या होगा, उसे नागरिकता दिया जाएगा। उसी तरीके से क्या है, देशीकरण भी है। एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक भारत में रह रहा है, भारत का नागरिक नहीं है लेकिन रह रहा है, रहते रहते उसने भारत की भाषा सीख लिया, जिसका 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। कोई भाषा बोलने लगा, भारतीय भाषा, भारत के तिरंगे का, भारत के अन्य प्रतीकों का वो सम्मान करने लगा, भारत के संविधान का सम्मान करता है, अब भारत में ही स्थायी रूप से बस कर रहना चाहता है। तो उसका धीरे धीरे क्या हो गया, बोलते हैं ना कि धीरे धीरे उसका देशीकरण हो गया, अब वो भारतीय हो गया। तो यह भी एक प्रक्रिया है कि किसके लिए, तो नागरिकता के अर्जन की। और लास्ट क्या है, तो किसी राज्य के अधिग्रहण या समावेशन से। जैसे मान लीजिए भारत में सिक्किम का विलय हुआ तो सिक्किम के सभी लोग क्या हो गए, ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो गए। जब तक आपके फ्रांसीसी या पुर्तगाली क्षेत्र, जैसे गोवा पुर्तगाली क्षेत्र है, दमन दीव पुर्तगाली क्षेत्र, उसी प्रकार पौंडीचेरी क्या था, फ्रांसीसी क्षेत्र। तो जब तक ये भारत की आजादी के बाद भी जब तक ये पुर्तगाल और फ्रांस के अधीन थे तब तक यहाँ के नागरिक, यहाँ के लोग भारत के नागरिक नहीं थे। लेकिन जैसे ही भारत ने इनका अधिग्रहण किया वो सब भारत के नागरिक हो गए। तो राज्य के समावेश से भी अधिग्रहण से भी क्या होता है कि नागरिकता मिलती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। नागरिकता की समाप्ति की जहां तक बात है, इसके संबंध में 3 तरह की बातें की गई कि भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होगी। एक तो स्वेच्छा से। कैसे भाई, स्वेच्छा से, यानी जैसे ही आप जैसे ही किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे वैसे ही भारत की नागरिकता क्या होगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। मतलब वहां पर आपने जैसे ही किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की, भारत की नागरिकता क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी नागरिकता की समाप्ति का एक तरीका यह है। दूसरा क्या है, समझिएगा, नागरिकता की तरह नागरिकता का परित्याग, आपने स्वेच्छा से छोड़ दिया है तो भी हो गया। और क्या है, आपने किसी अन्य देश का, एक तो स्वेच्छा से परित्याग है, स्वेच्छा से मतलब परित्याग हो गया, और एक हो गया नागरिकता की समाप्ति। आपने जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की, नागरिकता की समाप्ति हो गई, और आपने कहा कि हम भारत की नागरिकता छोड़ते हैं, लिखित रूप से कहा, तो उस स्वेच्छा से क्या हो गया, या परित्याग हो गया। और तीसरा है, कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसे शर्तें हैं, उन शर्तों के तहत आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे आपने फर्जीवाड़ा करके नागरिकता प्राप्त की है, गोलमाल, जैसे आप युद्ध के समय शत्रु देश का साथ दे रहे हैं, जैसे 7 वर्ष से अधिक समय तक आप कहां हैं, लापता हो गए, पता ही नहीं चला, तभी भी आपकी नागरिकता जा सकती। यानी कुछ ऐसे कोर कंडीशंस हैं जिसके तहत आपकी नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और समझिएगा कि आप नागरिकता, जो विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं ना, विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करता है, उसके साथ ही इस तरह के कंडीशन अप्लाई होते हैं। जो जन्म से भारत का नागरिक है, जो वंश से भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता किसी सूरत में आप छीन नहीं सकते, कहां भेजेंगे उसको। इस तरीके से नागरिकता की समाप्ति के संबंध में यह बात ध्यान रहे कि 3 प्रक्रिया है। एक तो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता की त्याग कर दे, दूसरा वो लिखित रूप से भारत की वो क्या करे कि किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करेगी तो भारत में स्वतः ही उसकी समाप्त हो जाएगी नागरिकता। और तीसरा शर्त है, कई शर्त है, जैसे मैंने कहा क्या कि वो शत्रु देश का क्या करे, शत्रु देश का साथ दे संकट में, वो धोखाधड़ी करके क्या किया हो, वो धोखाधड़ी करके नागरिकता अर्जित किया हो, वो 7 वर्षों से अधिक समय तक क्या हो, उसका कोई अता पता ना हो, गायब हो। इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं जिसके तहत उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, तो समाप्त की जा सकती है। ओवरऑल ये तरीका था क्या, नागरिकता के अर्जन और नागरिकता की समाप्ति की। आगे ध्यान दीजिए, अब तक 9 बार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है, यद्यपि कई जगह 5 बार दिखाता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है। आगे ध्यान दीजिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन जो होता है ना, आखिरी बार कब हुआ, तो वो आपको मालूम है जब दोबारा मोदी सरकार चुनकर आई है 2019 में, तभी हमने देखा सीए गठित हुआ था। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि भारत के पड़ोसी राज्यों में, खासकर पाकिस्तान में रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले जो गैर मुस्लिम पॉपुलेशन था, उनको भारत की नागरिकता देने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया।
उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आगे ध्यान दीजिए। इस तरीके से एक बात और ध्यान देने योग्य है आपके कि एक नागरिकता का और कैटेगरी बना था, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। किसी अन्य क्लास में डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, एनआरआई भारत का नागरिक होता है, वो विदेशी व्यक्ति नहीं है, वो विदेश में रहता है लेकिन है भारत का नागरिक। तो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, क्या बोलते हैं एनआरआई का? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ऐसा भारतीय नागरिक जो भारत का नागरिक तो है लेकिन रहता कहां है? विदेश में। तो चूंकि वो लंबे समय तक विदेश में प्रवास करता है, इसलिए उसके नागरिकता के तमाम अधिकार सस्पेंड रहते हैं, लेकिन जैसे वो भारत में आता है सारे अधिकार उसको मिल जाते हैं। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समुद्र पारीय भारतीय ओसीआई को बोलते हैं, और भारतीय मूल के व्यक्ति क्या होते हैं? पीआईओ है। इन दोनों कार्ड को, दो तरह के अलग कार्ड बनते थे जिसके माध्यम से ये दोनों ही, ओसीआई और पीआईओ, भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन इनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से, इनका ओरिजिन भारत से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे लोगों को कई तरह की सहूलियत भारत में दी जाती है जिनके लिए कार्ड बनाया गया था, ओसीआई कार्ड और पीआईओ कार्ड। बाद में दोनों कार्ड को मर्ज कर दिया गया है और अब एक ही कार्ड पीआईओ बना है। तो इस तरह से दोस्तों नागरिकता के संबंध में जो संक्षिप्त परिचय था आपको मैंने आज दिया। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।